Dear students, welcome to the classes of Array Academy. Today we are studying financial statements of a company. आज हम बैलेंस शीट का एसेट्स पार्ट पढ़ रहे हैं। पार्ट वन में इक्विटी एंड लायबिलिटीज होता है एंड सेकेंड पार्ट में एसेट्स पार्ट होता है। Assets like liabilities are also divided into non-current assets and current assets. दो होता है। Non-current assets is defined in Schedule 3 of the Companies Act as non-current assets are those assets which are not current assets. एक absurd definition. Non-current assets are non-current assets are those assets which are not current assets. Since non-current assets are defined in a negative manner, it is important to understand the meaning of current assets. तो करंट एसेट्स का मीनिंग अगर पता चल गया तो नॉन करंट एसेट का भी पता चल जाएगा। तो करंट एसेट्स आर डिफाइंड इन शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 एज फॉलोज। क्या है करंट एसेट्स? ये लिखा है, देखो, करंट एसेट्स आर द एसेट्स दैट आर हेल्ड फॉर ट्रेडिंग और फॉर ए रियलाइजेशन विद इन 12 महीने और विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के डेट से बैलेंस शीट के डेट से 12 महीने के अंदर जो रियलाइज हो जाता है या ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर वो रियलाइज हो जाता है तो उसको बोलते हैं करंट एसेट्स। करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच आर expected to be realized in or intend for a sale or consumption in the company's normal operating cycle। करंट एसेट्स को कंपनी का नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर यूज कर लेते हैं। और सेकंड होता है करंट एसेट इज हेल्ड प्राइमरली फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग। ट्रेडिंग के लिए इसको रखा है बेचने के लिए, उससे बेच के कुछ प्रॉफिट निकालने के लिए। थर्ड होता है expected to be realized within 12 months from the date from the reporting date। रिपोर्टिंग डेट से 12 महीने का अंदर मतलब बिक जाना चाहिए। एंड और बैलेंस शीट डेट इज द रिपोर्टिंग डेट, इसके 12 महीने के अंदर वो बिक जाना चाहिए। देन फोर्थ होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स अनलेस दे आर रेस्ट्रिक्टेड फ्रॉम बीइंग एक्सचेंज्ड or used for a to settle a liability at least 12 months after the reporting date, यानी बैलेंस शीट डेट। बैलेंस शीट डेट के 12 महीने का अंदर हो जाता है और रिपोर्टिंग डेट के बाद अगर यूज एक्सचेंज होगा तो करंट लायबिलिटी नहीं होगा। फॉर यू सेटल्ड एटलीस्ट 12 मंथ्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट, बैलेंस शीट के 12 महीने के अंदर कैश या कैश इक्विवेलेंट में कन्वर्ट हो जाए। बिफोर वी डिस्कस द अबव कंडीशंस, लेट अस रिकैपुलेट द मीनिंग ऑफ द टर्म ऑपरेटिंग साइकिल। It has the same meaning as was discussed at the time of a classification of liabilities into non-current liabilities and current liabilities on page 1.14 of this chapter। ऑपरेटिंग साइकिल क्या है? Operating cycle is defined in Schedule 3 of the Companies Act 2013 as follows। Operating cycle is the time between the acquisition of assets for processing and their realization in cash or cash equivalents। If operating cycle cannot be identified, it is assumed to be about 12 months। Operating cycle अगर हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तो हम उसको मान लेंगे कि ये 12 महीने का है। Let us now discuss the above conditions in detail। Let us now discuss the above conditions in detail। डिटेल में above condition को डिस्कस करेंगे। इसमें वन होता है इट इज एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड इन और इंटेंडेड फॉर सेल और इंटेंडेड फॉर सेल। ये एक्सपेक्टेड टू रियलाइज एक्सपेक्टेड टू सोल्ड इन और इंटेंडेड टू बी इंटेंडेड फॉर सेल,
इसको हमने खरीदा है बेचने के लिए। कंजम्पशन इन कंपनी से नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल, ये कंपनी का जो नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर ही ये यूज हो जाएगा। Assets are that are expected to be realized within the normal operating cycle of the business are shown as current assets. इसका एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ ए बिजनेस इज 15 महीने। Assets that are expected to be realized within 15 months from the date of balance sheet are shown as current assets. जो asset हमने खरीदा 15 महीने के अंदर वो बिक जाएगा तो हम उसको, या रियलाइज हो जाएगा, हम उसको करेंट एसेट्स के अंडर दिखाएंगे। assets that are expected to be realized after 15 months, that are expected to be realized after 15 months from the date of balance sheet, not within the operating cycle, ऑपरेटिंग साइकिल का अंदर नहीं, आर shown as नॉन करेंट एसेट्स, इसको नॉन करेंट एसेट्स के हिसाब से दिखाते हैं। These are not current assets. Then held primarily for the purpose of trading. इसको हमने इसीलिए रखा है कि ट्रेडिंग में यूज होगा। An asset is shown as a current asset if it is held for the purpose of trading. इसको बेचने के लिए रखा हुआ है, खरीदना बेचना, जो एसेट स्टॉक हो गया तो दैट इज फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग। Thus, inventory is also shown as current asset. Inventory includes stock of raw material, finished goods, goods purchased for resale, stores and spares, loose tools, etc. Then, an asset held for resale is current asset. Common example of such asset is stock, that is inventory. So, these are all about your current assets held primarily for the purpose of trading. Second one होता है expected to be realized. These are expected to be realized within 12 months from the reporting date. Reporting date is your, as you know, ये आपके बैलेंस शीट डेट होता है। बैलेंस शीट डेट से 12 महीने के अंदर बिक जाता है। Assets that are expected to be realized within a period of 12 months from the date of a balance sheet are shown as current assets. इसको हम current assets बोलते हैं। An asset that is expected to be realized within 12 months from the date of balance sheet is a current asset. Common example of such asset is insurance claim received. इसका कॉमन एग्जाम्पल है जो इंश्योरेंस क्लेम का पैसा मिलने वाला है। फॉर एग्जाम्पल ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ ए बिजनेस इज 7 months, 7 महीने। assets that are expected to be realized within 12 months of the date of a balance sheet, irrespective of the operating cycle being of 7 months, assets of that business are shown as a current asset. उसी बिजनेस का एसेट को हम करंट एसेट बोलते हैं, उसी बिजनेस का एसेट्स को हम करंट एसेट बोलते हैं। देन फोर्थ होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स अनलेस दे आर रेस्ट्रिक्टेड फ्रॉम बीइंग एक्सचेंज्ड और यूज्ड फॉर सेटल ए लायबिलिटी फॉर एटलीस्ट 12 months आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट आर ऑल्सो कॉल्ड बैलेंस शीट डेट आर ऑल्सो कॉल्ड करंट एसेट। कोई बैंक बैलेंस है, उसका रेस्ट्रिक्शन है, बैंक बैलेंस हम यूज नहीं कर पाएंगे कोई भी काम के लिए एक्सेप्ट 18 महीने के बाद कोई लायबिलिटी पे करना है तो उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लग गया, वो करंट एसेट नहीं होगा। बाकी कैश बैंक बैलेंस करंट एसेट होगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आर शोन एज करंट एसेट्स। However, if there are restrictions on their use, कैश और बैंक बैलेंस का ऊपर रेस्ट्रिक्शन में यूज है, दे आर नॉट शोन एज ए करेंट एसेट्स बट एज ए नॉन करेंट एसेट्स। उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लग गया तो ये नॉन करेंट एसेट हो गया। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए कंपनी हैज फिक्स्ड डिपॉजिट व्हिच इज गिवन एज ए कोलाटरल सिक्योरिटी फॉर लोन, एफडी है, इस साल मैच्योर करेगा 6 महीने के बाद, वो किसी लोन के लिए
गिरवी रखा गया है, कोलाटरल सिक्योरिटी करा है। सिंस द फिक्स्ड डिपॉजिट कैन नॉट बी रियलाइज्ड and until the time it is realized, till that time it will be shown as non current asset। जब तक वो लोन रीपे नहीं हो जाता, हमने जो लोन लिया है जिसके अगेंस्ट हमने फिक्स डिपॉजिट को कोलाटरल सिक्योरिटी के हिसाब से दिया था, और वो फिक्स डिपॉजिट अभी अगर 1 साल के अंदर मैच्योर कर भी रहा है तो उसको हम फिक्स्ड एसेट के अंदर दिखाएंगे क्योंकि वो गिरवी रखा हुआ है। तो इलस्ट्रेशन 13 पढ़ के हम देखते हैं, इसके अंदर हम पढ़ेंगे मतलब ऑपरेटिंग साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। क्लासीफाई द फॉलोइंग एसेट्स ट्रेड रिसीवेबल्स इनटू नॉन करेंट एसेट्स एंड करेंट एसेट्स एंड आल्सो गिव रीजंस फॉर सच क्लासिफिकेशन। इसमें देर आर 1 2 3 4 एंड 5 आइटम्स, और ये सबका ऑपरेटिंग साइकिल इन मंथ्स दे रखा है और रियलाइजेशन पीरियड भी दे रखा है। ये है ऑपरेटिंग साइकिल, ये है रियलाइजेशन पीरियड। मैं आपको समझा देता हूँ नीचे। देखो केस 1 में ट्रेड रिसीवेबल ऑपरेटिंग साइकिल 11 महीने, रियलाइजेशन पीरियड 10 महीने। तो देखो फर्स्ट होता है ट्रेड रिसीवेबल करेंट एसेट, ये सब में एक ही आइटम है ट्रेड रिसीवेबल जो पर्टिकुलर्स में। ये ट्रेड रिसीवेबल का 11 महीने ऑपरेटिंग साइकिल, 10 महीने रियलाइजेशन पीरियड है। रियलाइजेशन पीरियड के हिसाब से इट इज लेस देन ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड है आपके 10 महीने रियलाइजेशन पीरियड, और ऑपरेटिंग साइकिल 11 महीने। तो ऑपरेटिंग साइकिल से कम में रियलाइजेशन हो गया, तो इसीलिए इट इज करेंट एसेट। इट इज विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट। देन सेकेंड केस होता है ट्रेड रिसीवेबल ऑपरेटिंग साइकिल है 11 महीने और रियलाइजेशन पीरियड 12 महीने, ये भी करेंट एसेट है। ये भी करेंट एसेट है। रियलाइजेशन पीरियड इज 12 मंथ विच इज इक्वल टू ए पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, क्योंकि हमारा रेस्ट्रिक्शन होता है बैलेंस शीट के रिपोर्टिंग डेट से 12 महीने के अंदर ये रियलाइज होना चाहिए। थर्ड कंडीशन from the date of a balance sheet, although it is more than the operating cycle period, तो ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड से ज़्यादा है, इसीलिए करेंट एसेट है। देन थर्ड होता है ट्रेड रिसीवेबल्स 11 महीने होता है ऑपरेटिंग साइकिल, 15 महीने होता है रियलाइजेशन पीरियड, ये नॉन करेंट एसेट है। ये नॉन करेंट एसेट इसीलिए है रियलाइजेशन पीरियड इज मोर देन operating cycle period and also exceeds the period of 12 months from the balance sheet date of balance sheet or operating reporting date। 12 महीने से ज़्यादा है या रिपोर्टिंग डेट से ज़्यादा है। देन फोर्थ है रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल 20 मंथ्स होता है ऑपरेटिंग साइकिल, रियलाइजेशन पीरियड 15 महीने। इस केस में ये करेंट एसेट होगा क्योंकि आपका देखो रियलाइजेशन पीरियड 15 महीने और ऑपरेटिंग साइकिल 20 महीने। रियलाइजेशन पीरियड इज लेस देन ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड ऑल्दो इट इज मोर देन द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट, इसीलिए करेंट एसेट होगा। दोबारा देख लो इसको, इसमें ऑपरेटिंग साइकिल 20 महीने, रियलाइज उससे पहले हो रहा है, तो रियलाइजेशन पीरियड जहाँ पे ऑपरेटिंग पीरियड से कम होगा तो उस टाइम ये करेंट एसेट्स बन जाएगा, ये वाला। देन द लास्ट वन ट्रेड रिसीवेबल्स 20 महीने होता है आपके ऑपरेटिंग साइकिल और रियलाइजेशन पीरियड 24 महीने। ये देखो ऑपरेटिंग साइकिल रियलाइजेशन पीरियड से कम है, तो इस केस में ये नॉन करेंट एसेट है, बट वो 12 महीने से ज़्यादा है। ये ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने से ज़्यादा है, ये भी 12 महीने से बड़ा है। यहाँ पे रियलाइजेशन पीरियड इज मोर देन द ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड एंड ऑल्सो एक्सीड्स द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट। बैलेंस शीट डेट मतलब रिपोर्टिंग डेट, तो इसीलिए ये नॉन करेंट एसेट है। देन नॉन करेंट एसेट के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इन दिस क्लास वी स्टडीड ऑल अबाउट आवर एसेट्स एंड ऑपरेटिंग साइकिल। हमने दो चीज़ें अच्छी तरह पढ़ा,
एक हमने पढ़ा assets and operating cycle. We studied about assets and operating cycle, and that is all about today's class.